Myself Seema Gupta from Dr. Sudamar Prasad Kanya Inter College, Shahjahanpur. I am going to take a very important and very interesting lesson in social science, सामाजिक विज्ञान. इसका मैं अर्थशास्त्र का विषय आज लेने जा रही हूँ. 4 किताबें होती हैं मुख्यतः, जिसमें अर्थशास्त्र का ये वाला जो लेसन आज हम लेने जा रहे हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. और इस वर्ष इसमें से 2 तरह के मैंने क्वेश्चन पेपर देखे, दोनों में ही 2 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी या अर्थशास्त्र के क्षेत्र, मुख्यतः हम इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स किस बात से डील करता है. तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र हमारा वो क्षेत्र है जिसमें हम पैसा कमाने या पैसे से संबंधित सभी गतिविधियों को देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो पैसा उसमें कमाने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पैसा कमाने का उद्देश्य होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं होता. हम एक उदाहरण से ले सकते हैं दैट योर मदर कुक्स फूड एट होम. आपकी माता खाना बनाती हैं, तो क्या वो आपसे रोज़ चार्ज करती हैं उसका? नहीं. और दूसरी ओर अगर आप एक टिफ़िन बांधते हैं कि आपने लंच के लिए रोज़ एक टिफ़िन सिस्टम को संपर्क किया और रोज़ एक आप उससे एक टिफ़िन मंगाते हैं, तो आपसे वो 40 रुपये 50 रुपये, क्यों? क्योंकि वो चार्ज करेगा, क्योंकि वो पैसा कमा रहा है. तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो टिफ़िन सिस्टम है. लेकिन जो माँ घर पे खाना बना रही है, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं. तो देखते हैं. सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर. तो प्राइमरी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र. दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, मतलब संगठित और असंगठित क्षेत्र. और तीसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. यानी निजी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र. तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला टॉपिक देख लेते हैं, जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स. तो ये जो प्राइमरी है, इसका मतलब होता है प्राथमिक क्षेत्र. तो प्राथमिक क्षेत्र में हमारी वो सभी बातें आती हैं जो बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज से जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें. जैसे फॉर एग्जांपल फार्मिंग, खेती करना, या फिशिंग, मत्स्य पालन, या माइनिंग. तो ये सभी चीज़ें जो है बिल्कुल इससे पहले कोई और काम नहीं हो सकता है. तो ये आ गया हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में या प्राथमिक क्षेत्र में. द्वितीय सेक्टर जो है या सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी प्राइमरी में चीज़ें हमारी उत्पादन होती हैं, जैसे हमने पेड़ों से फल तोड़े, तो फल अगर हम प्रोसेस करने भेजेंगे, अगर हम जैम्स बनाने, एक हमारी छोटी सी लघु इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो अगर हम उसमें भेजेंगे तो प्रोसेस करने के लिए, फाइनल गुड बनने के लिए, फॉर एग्जांपल एप्पल्स हुए हमारे यहाँ, जैम के लिए, आम हुए पिकल्स के लिए, तो और उसको हमने डिब्बा बंद या शीशी में पैक करके बाज़ार में मार्केट में उतारा, तो ये इंडस्ट्री आ गई हमारी. इंडस्ट्रीज़, विनिर्माण उद्योग, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये द्वितीय क्षेत्र होता है. तृतीय क्षेत्र, ये क्षेत्र
बहुत इम्पॉर्टेंट है, आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये तृतीय क्षेत्र या टर्शरी सेक्टर सेकेंडरी और प्राइमरी को जोड़ता है। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। तृतीय क्षेत्र जैसे हमारे किसान ने हमारा किसान है, उसने गन्ना बोया और गन्ना जो है वो अब उसको शुगर मिल तक पहुंचाना है। शुगर मिल किसका उदाहरण हो गई? सेकेंडरी सेक्टर की या द्वितीय क्षेत्र की। तो अपने खेत से शुगर मिल तक पहुंचाने के लिए उसको ट्रैक्टर ट्रॉली की ज़रूरत पड़ी। अब ट्रैक्टर ट्रॉली मंगाई गई और सड़क से गई, तो ट्रैक्टर ट्रॉली, सड़क, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी टर्शरी सेक्टर में आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्षेत्र जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स, तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तीनों का काम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं चल सकता। टर्शरी सेक्टर के हम लोग और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, लॉयर्स, डॉक्टर्स, परिवहन, हमारे ट्रांसपोर्टेशन, संचार, ये सभी हमारे टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं। और हाँ बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आईटी सेक्टर। अब आजकल तो आईटी सेक्टर, अब वो ज़माने गए जब बच्चे बड़े होकर आईटी क्षेत्र में जाते थे। अब तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर सीखने लगे हैं। तो और कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे वो एक छोटी सी कंपनी हो या एक गवर्नमेंट का कोई एंटरप्राइज हो, कहीं भी आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान है। तो ये कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, ये हमारे टर्शरी सेक्टर में आता है। अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड लेते हैं कि पिछले कई सालों में, कई वर्षों में देखा गया कि हमारे यहाँ मुख्यतः खेती होती थी। खेती होती थी मतलब हमारे यहाँ ज़्यादा करके बेसिकली किसान होते थे। तो लेकिन देखा गया कि खेती इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा जीडीपी, जिसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद, ये बहुत कम है। तो और पिछले दिनों में क्या देखा गया है कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोग सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी जिसको कहते हैं, पहले उसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जीडीपी क्या होता है। ऐसा समझिए बच्चों कि जीडीपी जो है ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको टोटल कर लिया जाता है। और फिर अब ये पूरे इंडिया भर में जितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के क्षेत्र हैं, उनके जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको जोड़ा जाता है, उनको एडअप किया जाता है और फिर जीडीपी निकाली जाती है। और ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर वर्ष जीडीपी निकालता है और बताता है कि इस बार हमारे देश का जीडीपी क्या रहा। तो अब इसका भी एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि सपोजिंग गेहूँ खरीदा गया, 1 किलो गेहूँ हो सकता है, एक किसान ने उसको बेचा 10 रुपये पर केजी, फ्लावर मिल को बेचा, आटा मिल को। अब वहाँ से आटा जब बन के आगे बढ़ा तो वही 1 किलो आटा 15 रुपये प्रति किलो हो गया। उसी आटे को एक बिस्किट फैक्ट्री ने खरीद लिया और वहाँ पे उसमें शुगर मिलाई, उसने घी मिलाया और भी सोडा वगैरह जो भी उसको मिलाना है सब मिलाया और फिर उसने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। अब उसने 1 किलो का पैकेट बिस्किट का बनाया, उसको 60 रुपये प्रति केजी बेचा। तो बच्चों ये जो इंटरमीडिएट या पहले वाले जितने भी हमने पैसे लगाए हैं कि गेहूँ इतने का खरीदा या आटा इतने का बिका, वो सब हम नहीं जोड़ेंगे। हम लोग फाइनल गुड जो 60 रुपये है प्रति केजी वही जोड़ा जाएगा। इसी तरह हर सेक्टर में जो फाइनल प्रोडक्ट है या गुड्स एंड सर्विसेज है वो ही जोड़ा जाता है, उससे सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी की वैल्यू निकलती है। अब बच्चों एक और बात, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें देखा गया कि काफ़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट है या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको कहते हैं खुली बेरोजगारी। इसका भी क्वेश्चन इस बार हमारे यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था कि खुली बेरोजगारी क्या होती है। ऐसा समझिए कि एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं
घर में पत्नी भी है। अब ये छः लोग एक खेत पे काम करते हैं, अपने ही उनका एक छोटा सा खेत है, 10 क्विंटल गेहूँ पैदा करते हैं एक साल में। अब क्या करते हैं हम लोग, काम बांट लेते हैं। किसी समय बड़ा लड़का चला गया खेत पे सुबह के टाइम, शाम के टाइम छोटा लड़का चला गया, दिन के हिसाब से पिता चले गए। तो इसी तरह से 6 लोग जो हैं घर के मेंबर्स वो उस पर काम कर रहे हैं। थोड़े ही दिनों में 8-10 वर्षों बाद, अब उनकी इतनी ज़्यादा कमाई तो हो नहीं रही है, लेकिन 8-10 वर्षों बाद पास में ही एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल गई। तो 2 लड़कों ने कहा कि पिता मैं तो जाऊंगा और उसमें काम करूंगा। पिता भी मान गए और वो वहाँ जाके काम करने लगे। उनको प्रतिदिन के 300 रुपये मिलने लगे वहाँ। एक्स्ट्रा इनकम हो गई घर की। घर वालों ने समझा कि अरे ये तो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, प्रतिदिन 300 या 200 जो भी उनको मजदूरी वहाँ मिलती हो। लेकिन साथ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात नोट की गई। क्या नोट किया कि अब तो सिर्फ 4 लोग ही काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उतना ही 10 क्विंटल गेहूँ हुआ। इसका मतलब क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फिर उसके बाद हमारे भारतवर्ष में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि सीज़न के हिसाब से ही उनको काम मिला और उसके बाद जब सीज़न गया तो जो मजदूर हैं वो खाली बैठ गए। तो दिस इज़ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और बात इस टर्शरी सेक्टर की मैं बताना चाहती हूँ कि आजकल क्या ट्रेंड देखा जा रहा है कि हमारे टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और स्पेशली टर्शरी सेक्टर। तो इसके भी बहुत से कारण हैं। इसके कारण है कि जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ है। देखो हमारा भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, है ना। हम उस दौड़ में हैं कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बने, और हमारे प्रधानमंत्री भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा की ओर। तो देखा गया कि ये जो टर्शरी सेक्टर है ये इधर तेज़ी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा है, इसके बहुत ढेर सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशन है ना, और ये सब जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ये तेज़ी से बढ़ रही है। ATM बूथ्स बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है। भाई अगर हमारे खेतों में अनाज नहीं होगा, अगर उसकी उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा, तो आखिर टर्शरी सेक्टर का उत्पाद कैसे ज़्यादा हो सकता है, कैसे वो सर्विस दे सकते हैं। तो हमारे जब प्राइमरी सेक्टर बढ़ेगा फिर सेकेंडरी बढ़ेगा। जब हमारे खेतों में गेहूँ, चावल, धान या शुगर केन जिसको गन्ना कहते हैं, या मूंगफली या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब जब तक ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होंगे तब तक सेकेंडरी सेक्टर नहीं बन सकता। सेकेंडरी सेक्टर इन दोनों को जोड़ता है टर्शरी सेक्टर, तब तक टर्शरी सेक्टर नहीं बढ़ सकता है। तीसरी बात, अब हमारे यहाँ जो भारत सरकार की भी कोशिश है, और साथ में हमारे राज्य सरकार की भी अथक प्रयासों से क्या हुआ है कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में काफ़ी उन्नति हुई है। मतलब पहले गर्ल्स 12th पास करके घर में बैठ जाती थी, लेकिन अब क्या है, माता पिता भी बड़े अवेयर हो गए हैं, बड़े जागरूक हो गए हैं। वो चाहते हैं चाहे उनकी बेटी हो या बेटा हो, वो उसको हायर एजुकेशन दें। जब वो हायर एजुकेशन लेते हैं, डॉक्टर्स बन के, इंजीनियर्स बन के, बिजनेस पर्सनल्स बन के वो निकलते हैं। अब जब वो बिजनेस पर्सनल्स या अच्छे खासा कमाते हैं, सपोजिंग वो 80-90 हज़ार प्रति माह कमा रहा है कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो 60,000 रुपये महीना कमा रही है, बैंगलोर या गुड़गांव जैसी जगह रह रही हैं, तो थोड़ा बहुत अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के बाद उसके पास काफ़ी पैसा बचता है। थोड़ा वो बचत में भी डालते हैं, लेकिन तब भी उनके पास पैसा बचता है और जी तोड़ मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक। इसलिए वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो वीकेंड होता है, जिसको इन लोग वीकेंड कहते हैं, वहाँ जनरली 5 डेज़ वीक होता है, तो वीकेंड्स पे इन लोग शॉपिंग जाते हैं, होटलिंग करते हैं, होटल्स में खाना पसंद करते हैं। तो वो क्षेत्र भी टर्शरी क्षेत्र में आता है, हमारे तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना।
अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर हम रोज़गार का सृजन कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं। हमारे जो रूरल, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे, या जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं, जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, देखा जा रहा है कि बहुत से हमारे जो युवा हैं वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो सृजन कैसे किया जाए? देखिए, सृजनात्मक शक्ति तो अपने आप में अपने अंदर होती है, लेकिन साथ में अगर आपको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिल जाए, जैसे प्राइमरी क्षेत्र में किसानों को ये थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि आप मल्टी क्रॉपिंग करें। मल्टी क्रॉपिंग मतलब क्या होता है? जैसे आप धान और गेहूं की 2 फसलें ले ली आपने और ख़त्म, बाकी साल खाली बैठे नहीं। आपको क्या करना है? बीच बीच में सब्जियां लगानी है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करनी है। अब तो गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है, तो ट्यूबवेल्स का यूज़ हो सकता है। तो ट्यूबवेल्स के यूज़ से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से, और जो हमारे खेत हैं वो ज़्यादा अनाज, सब्जियां, फल मौसम के हिसाब से ये सब दे सकते हैं। उसके बाद और कैसे सृजन हो सकता है हमारे रोज़गार का? लघु उद्योग, या इनमें गांव में तो हम कह सकते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में ऐसा आ सकता है जैसे कोई औरत है तो, या एक फैमिली है छोटी सी जो बड़ी गरीब है, तो गरीब होने के साथ साथ अब वो सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा सा खेत है या दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं, तो उसको हम कैसे अपनी थोड़ी सी आय, भाई हम लोग आर्थिक क्रियाएं पढ़ रहे हैं ना, तो आर्थिक क्षेत्र में वो मजबूत कैसे हो जाए। तो उस औरत ने थोड़ा उसमें सृजनात्मक शक्ति है। जैसे आप एग्जाम्पल लिज्जत पापड़ का ले लें, तो लिज्जत पापड़ वालों ने क्या किया, भाई घर बैठे उन्होंने एक छोटा सा उद्योग शुरू किया, और जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं। घर में ही थोड़े 4-5 लोगों ने पापड़ बनाने शुरू किए। धीरे धीरे वो आज उनके यहाँ हज़ारों की संख्या में औरतें काम करती हैं और पापड़ बनाती हैं, और नेशनल लेवल पे लिज्जत पापड़ ब्रांड चलता है। तो इसी तरह रोजगार का सृजन हो सकता है। जैसे घर बैठे अचार बनाएं, मौसम के हिसाब से अचार बनाएं और मार्केट में उतार दें उसको। भले ही आप उसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ना लगाएं, शुरुआत में पॉली बैग्स में या कांच की छोटी छोटी बॉटल्स में बेचें, अपने ही शहर में, गांव में, आसपास के अपने ज़िले में बेच दें, और थोड़ा बहुत उसका मुंह से या पर्चियों से प्रचार किया जाए, बस। तो इस तरह से हमारे गांव में जो है वो रोज़गार का सृजन हो सकता है। उसके अलावा हमारी सरकार भी, जैसे हाईवेज़ बनते हैं या ब्रिजेस बनते हैं, उसमें रोज़गार है। उसके बाद हमारे गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लागू की है, नरेगा जिसको कहते हैं, नेशनल रूरल, देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको 2 फरवरी 2006 में लागू किया था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे। बाद में इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से ये जाना गया। इसका ये भी मतलब रोज़गार का सृजन कैसे हो सकता है, तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत 100 दिन का गारंटी वर्क मिलता है, वेज के साथ काम मिलता है, मतलब आपको पैसा भी मिलेगा आपके काम का, 100 दिन का गारंटी। और ऐसे जगह जो अकाल से पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पे 150 दिन का। तो और ऐसे 625 डिस्ट्रिक्ट्स चुने हमारी सरकार ने, और उसमें हर डिस्ट्रिक्ट में से करीब 200 ऐसे रूरल हाउसहोल्ड्स का चयन किया गया और उनको ये दिया गया, इसका लाभ उनको दिया गया। लेकिन एक बात और गवर्नमेंट ने कही कि अगर वो 100 दिन काम नहीं दे पा रही है तो वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देगी। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता उनको मिलेगा अगर यदि उनको काम नहीं मिला। अगर काम मिला तो काम के बदले उनको पैसा मिलेगा, और नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ये दोनों सेक्टर्स जो हैं हम लोग इसको पॉइंट वाइज ले सकते हैं कि ऑर्गेनाइज क्षेत्र कौन सा होता है, संगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज क्षेत्र में रेगुलर वर्क मिलता है आपको। दूसरा क्या है, ये गवर्नमेंट द्वारा ये रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं। फिर इसमें आपको लीव्स, पेड लीव्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है जो इस क्षेत्र में ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकारी विभाग में काम कर रही है, उसको बेबी होने वाला है तो उसको मैटरनिटी लीव मिलेगी, सरकारी कानून के हिसाब से उसको बाकायदा लीव मिलेगी ताकि वो अपने बच्चे का थोड़ा बड़े हुए तक 5-6 महीने तक उसका पालन पोषण कर सके और उसके बाद इंतज़ाम करे उसका अलग की और फिर अपने काम पे वापस आ सके। उसके बाद अगर ओवर टाइम इसमें होता है, अगर ओवर टाइम आपसे कराया गया तो ओवर टाइम का भी आपको क्या मिलेगा, पैसा। फिर उसके बाद ये जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें आपको कभी भी ये नहीं कह सकते हैं किसी भी समय कि आज से आपके काम की छुट्टी, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ नियम कानून हैं, आपकी छुट्टी एकदम से नहीं की जा सकती है। मतलब आपके पास क्या है, सिक्योरिटी, इसकी जॉब सिक्योरिटी है आपके पास। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये इससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें इरेगुलर वर्क है, कभी आपको काम मिला कभी आपको काम नहीं मिला, है ना। उसके बाद ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद इसमें जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं, नो मेडिकल फैसिलिटीज़। उसके बाद इसमें पेड लीव भी नहीं मिलती है, थोड़े ही दिनों की लीव मिलती है, या ओवर टाइम का भी आपको मनी नहीं मिलता है, और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्षेत्र में एकदम से कोई एक स्कूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे कई स्कूल खुल गए एरिया में, तो देखा कि प्राइमरी सेक्शन में बच्चों की बहुत कमी हो गई। तो ये जो प्रिंसिपल है या उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या सोचा, कोई एक प्राइवेट स्कूल, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कि उन्होंने सोचा कि भाई 2 सेक्शन कम कर दिए जाएँ प्राइमरी सेक्शंस में, 1st to 5th, जहाँ 5 सेक्शंस थे अब 3 कर दिए जाएँ, ताकि हर क्लास में 40-40 बच्चे कम से कम हों। तो इसी तरह से 2 टीचर्स को उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि अब 2 क्लास टीचर्स की नहीं ज़रूरत है, या 3 टीचर्स को कम कर दिया। तो इस तरह से वहाँ पे नो जॉब सिक्योरिटी है, और साथ में जितने काम का आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने काम का आपको पैसा मिलता है, अच्छा हैंडफुल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको हैंडफुल अमाउंट नहीं मिलता, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट 3rd टॉपिक हम लोग देखते हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर जो है वो एक तरह से हमारा सार्वजनिक क्षेत्र जो हमारा गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट का सेक्टर होता है, उसको सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी रेलवेज़, जिसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, और बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र होता है। पोस्टल सर्विसेज, ये हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। या
जिनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर। ये गवर्नमेंटल सेक्टर होता है, हम इसको गवर्नमेंटल सेक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है प्राइवेट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, या हमारे यहाँ रिलायंस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, है ना। तभी तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए, BSNL का लोग सिम खरीदना चाहते हैं, उसमें कम के प्लान्स आते हैं, कम पैसों के। और अगर आप वोडाफोन के लें या जियो के लें, उनके कंपैरिजन में अब आजकल कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने से रिलायंस ने अपने स्कीम्स काफ़ी बढ़िया बेहतर कर दी हैं। दूसरा हम लोग ले सकते हैं पब्लिक सेक्टर में कि यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर होता है ये गवर्नमेंट की ओर से होता है, और ये पब्लिक वेलफेयर। देखो पहले क्या होता था, आपने सुना होगा कहानियों में कि राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। तो हम लोग जो हैं इंडियंस, जो हमारी सरकार है वो हमारी राजा है और हम लोग प्रजा हैं, एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें प्रजा की भलाई होती है, वेलफेयर, जिसका वर्ड होता है वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये वेलफेयर स्कीम्स होती हैं पब्लिक सेक्टर में। और इसमें कौन सी स्कीम्स होती हैं? ये पहली बात तो ये नॉट गवर्नमेंट सेक्टर है, और फिर इसमें वेलफेयर स्कीम्स नहीं होती हैं, इसमें लाभ के लिए होता है, लाभ बेनिफिट के लिए होता है। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने लाभ के लिए ही ये शुरू करते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है उसको एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने कई जगह प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे खेतों में अनाज हो रहा है, एक्स्ट्रा अनाज हुआ, भाई हरित क्रांति आ चुकी है तो हमारे किसानों को भी काफ़ी अच्छे से खेती करनी आ गई है। इधर पंजाब हरियाणा के किसान तो बहुत ही समृद्ध हैं। तो जो एक्स्ट्रा अनाज होता है, जो ज़्यादा में अनाज होता है, वो बाज़ार में बेचा जाता है। अब सपोजिंग तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कम मूल्य पे खरीद लेती है और हमारे कोल्ड स्टोरेज में रखवाती है, और जब उचित टाइम आता है तो वो बाज़ार में डाला जा सकता है, बाज़ार में निकाला जा सकता है। उसी तरह से हमारे ये जो गरीब लोग हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, राशन की दुकानों के तहत, क्या इनको सस्ते में बहुत अनाज दिया जाता है। जो अनाज होता है उनको काफ़ी कम मूल्य पे, काफ़ी कम दरों पर अनाज दिया जाता है। और इधर तो जब से कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप हुआ है, तब से तो कई चीज़ें फ्री में भी दी जा रही हैं गरीबों को। तो इस तरह से हम लोगों ने इस लेसन में क्या देखा, प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। क्यों? क्योंकि इसमें से वेरी शॉर्ट के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्ट के भी और लॉन्ग के भी, और बहुत आसान है इसको समझना। धन्यवाद।